हेलो बच्चों, वेलकम टू योर नेक्स्ट फिजिक्स क्लास। ये पार्ट 4 है फिजिकल वर्ल्ड का। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो चलिए, हम लोग को क्या पढ़ना है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों को हमको वन बाय वन देखेंगे। चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, उसको कौन दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था। देखिए, जरा देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ में क्या है। तो अगर दो बॉडीज हैं, मान के चलिए कि इनका मास m1 है, इनका मास m2 है, इसके सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस है वो मान के चलिए r है। तो ग्रेविटेशन का लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ से अगर हम लोग मिलाएंगे तो F इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये फोर्सेस बहुत ही सिंपल हैं। कोई अच्छा, एक और चीज मैं बता दे रहा हूं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब इनके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है। क्या ऐसा है क्या? हाँ, और कोई फोर्सेस हैं और बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। ये चार ही फंडामेंटल हैं, बाकी इन्हीं से डिराइव होते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं के रूप हैं। जैसे हमारा वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, पर वो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा आपको और सारे फोर्सेस मिलेंगे, टेंशन फोर्स मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा, सारे फोर्सेस मिलेंगे, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हीं चारों से वो डिराइव होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इनसे फंडामेंटल और कोई नहीं है। तो ग्रेविटेशनल में पहला प्रॉपर्टी तो ये इसका लिख सकते हैं कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ये अट्रैक्टिव है, मतलब ये कभी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा, अच्छा इधर से F1 मान लो, इधर से F2 मान लो, इसको बॉडी नंबर 1 बोलो, इसको बॉडी नंबर 2 बोलो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज सेंट्रल फोर्स and hence
कंजर्वेटिव एंड हेंस कंजर्वेटिव। ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर्स के अलोंग लगता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, दोनों की सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है, ठीक है, एंड हेंस कंजर्वेटिव, और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तीसरा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पास पास रहेंगे तो ही ग्रेविटेशन लगेगा, नहीं, पोल्स अपार्ट, बहुत दूर दूर हैं, मतलब मार्स, एक बंदा मार्स पे है, मैं अर्थ पे हूं, मैं उसको खींच रहा हूं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसका, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं है, मतलब ये नहीं कि अगल बगल रहेंगे तभी फोर्स लगेगा, दूर जाएंगे तो नहीं लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसका भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उस फील्ड में आएंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और इसके और क्या है, अच्छा, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब नेचर में सबसे कमजोर अगर कोई फोर्स है, हाँ कमजोर है भी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हुए हमको नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोर्स ही इतना कम है। अच्छा, फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, लेकिन वो खींच नहीं पा रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है फोर्स, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। देखिए ना, जी की वैल्यू देखिए ना, 10⁻⁻11, मतलब मासेस को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको लगने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट रिक्वायर मीडियम। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो भी लेना है ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। दूसरी तरह का फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से ये एक मिनट, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स हमको जनरल ऐसे देखने को नहीं मिलता है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमको ऐसे डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा देखने को? बीटा डीके जहां होगा। बीटा डीके क्या होता है? तो जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे क्लास 12th में, वहाँ पे एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। अल्फा रेस क्या होती हैं, गामा रेस क्या होती है, बीटा अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है। तो वहाँ पे हम जब बीटा डीके पढ़ेंगे तो फिर मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि बच्चों याद करो कि हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़े थे, वो यहाँ पे आता है, बीटा डीके में लगता है। मतलब जब भी बीटा डीके होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा एक्टिव हो जाता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में हम यही कह सकते हैं कि ये बीटा डीके में दिखता है। दूसरा, एक पार्टिकल होता है बच्चों न्यूट्रिनो। तो वो न्यूट्रिनो जब दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है वहां पे हमको देखने को मिलता है। इट अपीयर्स इन बीटा डीके व्हेन न्यूट्रिनो interacts with other particles। ठीक है, जब न्यूट्रिनो दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो हमको ये देखने को मिलता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है बच्चों? ये आपका न्यूट्रॉन,
मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये आपका 1H1 यानी कि प्रोटॉन, प्रोटियम जिसको कहते हैं प्रोटियम, या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, 111 जो नीचे लिखा हुआ है ये उसका एटॉमिक नंबर बताता है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास बताता है, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। चार्जलेस, मासलेस भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपका रिएक्शन मैंने लिख दिया है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने रिएक्शन लिख दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स में होता क्या है। तो जब भी डीके होता है, डीके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब डीके होता है, बीटा डीके होता है, उस समय जो न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल निकलता है जो कि चार्जलेस होता है, ठीक है। तीसरा, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। चौथा, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में लगता है, मतलब विद इन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस मतलब न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इतने में ही वो अप्लाई होते हैं, इतने में ही वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। वन सेकेंड। अच्छा, ये कितना स्ट्रॉन्गर है बच्चों ग्रेविटेशनल से, 10⁻13 टाइम्स, देख रहे हो, 10⁻13 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर है। चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, लिख लिए थे ना। तीसरे तरह के फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा है वो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम कहानी, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनका चार्ज है Q1, इनका चार्ज है Q2, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये वाला इसके पे एक फोर्स लगाएगा इधर की डायरेक्शन में, F12 बोलो, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा इधर के डायरेक्शन में, F21 बोलो। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज योर कूलॉम्स लॉ, दिस इज योर कूलॉम का लॉ। कूलॉम्स लॉ है। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका भी वैल्यू होता है बच्चों, परमिटिविटी का भी वैल्यू होता है।
ठीक है, काफ़ी गर्मी है। एप्सिलॉन नॉट, तो ये फोर्स आपका निकल गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव भी है। जो भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, याद कर लो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तीसरा अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। चौथा स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब दो प्रोटॉन के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो वो 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको एक लास्ट बता देते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सिर्फ चार्ज्ड बॉडीज़ पे ही लगता है। अगर बॉडी चार्ज नहीं है, अगर चार्ज बॉडीज नहीं है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। ये सब लिमिटेशंस है, कूलॉम्स लॉ के। चौथा हम लोग को देखना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो न्यूक्लियॉन। हम चले जाए न्यूक्लियस के अंदर रहने तो हम भी न्यूक्लियॉन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कितने पे लगता है? तो जितना भी रेडियस होता है न्यूक्लियस का उतने में ही ये फोर्स एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज पे लगना चाहिए, मतलब प्रोटॉन है, चार्ज बॉडी है तभी लगेगा, नहीं, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब लिख दे रहा हूँ मैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है पहली बात। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। तीसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चों ये। ठीक है, ये प्रोटॉन पे लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगता है। ठीक है, चौथा। पांचवा, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहता है उन पे ये लगता है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। हाँ बच्चों, ये भी लिख लेना, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दो प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज देख के नहीं लगता है। चार्ज हो ना हो हमसे मतलब नहीं है, हम तो लगेंगे। हाँ, कंडीशन क्या है? आपको न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर होंगे तभी लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कितना टाइम हो गया? चलिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इसको बेसिकली मैं रब कर दे रहा हूँ। जरा एक टेबल बना लेंगे। फोर्स ग्रेविटेशनल
वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लेंगे बच्चे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये फोर्सेस हैं आपके। रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं, मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बच्चों? लॉन्ग रेंज है मतलब इनफाइनाइट। वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है मतलब 10⁻⁻15 के ऑर्डर का पे ही लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनफाइनाइट, 10⁻⁻15 मीटर। चलिए एक और चीज मैं लिख दे रहा हूं, इनके जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फील्ड पार्टिकल क्या होता है? तो मैं लिख दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। वीक न्यूक्लियर फोर्स का फील्ड पार्टिकल जो होता है वो होता है न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन, और इसका लिख लेना बच्चों पाई मेसॉन। फिजिक्स में एक नियम है ना कि दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्सेस लग रही हैं तो हमको फील्ड पार्टिकल बताना पड़ता है कि हाँ फील्ड पार्टिकल क्या है, ये इन पार्टिकल की वजह से ही फोर्सेस लग रही हैं। इसको कभी और डिस्कस कर लेंगे हम लोग फील्ड पार्टिकल के बारे में, इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों आपका फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है विद थ्योरी। क्वेश्चंस इसके करने होंगे तो मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है, या फिर करा भी दूंगा, पर इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, नोट जरूर बना लीजिए। धन्यवाद।